आप कुछ बच्चे से बात करना चाहते हैं, वो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, तो नेम रिस्पॉन्स, आई कांटेक्ट और सिटिंग, अगर बच्चा बैठ नहीं रहा है टिक कर, पूरे दिन भागे जा रहा है किसी चीज को लेके या ऐसे ही, तो ये इसका रेड फ्लैग होता है। और बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बच्चों के साथ में, या कोई घर में कोई आया है उसके साथ में सोशल इंटरेक्ट नहीं हो रहा, बाहर आप लेके गए या स्कूल में बच्चों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी एक रेड फ्लैग है। एक चीज और मुझे पेरेंट्स के लिए बोलनी थी कि अगर पेरेंट्स किसी भी थेरेपी सेंटर पे थेरेपी लेते हैं तो कम से कम उस थेरेपी सेंटर को मिनिमम 6 मंथ तो दीजिए। क्या करते हैं पेरेंट्स, आज 1 महीना थेरेपी ली, 2 महीना थेरेपी ली, फिर सेंटर चेंज कर देते हैं। इस तरीके से आप सिर्फ भाग रहे हैं बच्चे को लेके, बच्चा एक प्रॉपर वे में थेरेपी नहीं ले पा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चंचल मैम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। Myself Dr. Chanchal Gupta. I have done masters in occupational therapy. It's 19 years से लगभग मैं इस फील्ड में हूँ, स्पेशल बच्चों के साथ में वर्क कर रही हूँ। और लगभग 8 to 9 years हो गए मुझे अपना सेंटर रन करते हुए प्रताप गाजियाबाद में। और अभी रिसेंटली मैंने स्पेशल स्कूल भी ओपन किया है, क्योंकि बच्चों को थेरेपी सेंटर तो काफ़ी है लेकिन स्पेशल स्कूल प्रताप विहार में नहीं था, तो इसलिए मैंने रिसेंटली ओपन किया है, क्योंकि इन बच्चों को ज़रूरत है अकेडमिक की, एजुकेशन की, इनके लेवल के अकॉर्डिंग इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सो मैम, अभी तक आपने कैसे बच्चों के साथ डील किया है? कौन कौन से बच्चे हैं? अभी तक मेरे पास सब तरीके के बच्चे आते हैं, जैसे कि ऑटिज्म, मेनली जो ऑटिज्म आता है, स्पीच डिले आता है, डाउन सिंड्रोम भी आते हैं, सीपी के बच्चे भी आते हैं, सभी तरीके के बच्चे आते हैं सेंटर पे। सो मैम, नॉर्मली चाइल्ड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? मतलब नॉर्मली चाइल्ड डिसऑर्डर होते हैं, जीडीडी होता है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, सीपी होता है, ऑटिज्म, एडीएचडी होता है, और डाउन सिंड्रोम होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि आई थिंक जो अप्रैल मंथ है ये ऑटिज्म मंथ भी कहते हैं, ये ऑटिज्म मंथ है। तो ऑटिज्म के क्या कोई सिम्टम्स या कोई साइन, अर्लीस्ट साइन होते हैं या? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ऑटिज्म के साइन होते हैं कि अगर बच्चा 3 साल का बच्चा हो गया है, आपका 2.5 से 3 साल का बच्चा है, आप उसको नाम लेके बोल रहे हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या आपको कुछ बात उससे कहना चाहते हैं तो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा है, या जैसे बच्चे प्रॉपर्ली खेलते हैं बैठ के, वो उस तरीके से नहीं खेल रहा है, अगर भाग रहा है या किसी पर्टिकुलर चीज में, किसी ऑब्जेक्ट के साथ में बिजी होके उसी में लॉस्ट है, या स्क्रीन पूरा टाइम स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो ये भी अर्ली साइन है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बाकी बच्चों के साथ में, पीयर ग्रुप के साथ में सोशल नहीं हो रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक सिग्नल है कि आप बच्चे को देखिए कि कहाँ डेवलपमेंट में, कहाँ ग्रोथ में कमी आ रही है। मैम, जैसे हमने ऑटिज्म की बात की कि ये सारे बच्चे हैं या ये साइन होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे काफी सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि ऑटिज्म बेसिकली है क्या। तो ऑटिज्म है क्या, आप एक बार हमारे ऑडियंस को बताएंगे? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिससे कि जैसे बच्चा पूरा टाइम मोबाइल टीवी में लगा रहेगा, स्क्रीन टाइम को ज्यादा देखेगा, स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज करेगा, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन का जो हिस्सा है, जो बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के लोगों से घुलने मिलने वाला जो हिस्सा होता है, वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे सोशली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सो हम जैसे हम देखते हैं कि आजकल आपने बताया कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बट मोस्ट प्रॉब्लमली जो आज के पेरेंट्स हैं, आज की जो जनरेशन है, वो अपने बच्चे को फीडिंग कराते टाइम भी फोन दिखा रही है, या स्क्रीन टाइम उनका चल रहा है फीडिंग करते टाइम, ताकि उन्हें लगता है कि बच्चा जल्दी खा लेगा या थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेगा। ठीक है, पेरेंट्स का कंसल्ट करता है। इसके अलावा मैम हम देखते हैं कि बच्चे को सोते टाइम भी 1 आवर या हाफ एन आवर का फोन टाइम दिया जाता है या स्क्रीन टाइम दिया जाता है, ताकि बच्चा तुरंत सो जाए या जल्दी सो जाए, हमें डिस्टर्ब ना करे। तो देखिए, अगर बच्चे को सोते समय पे हम फोन देंगे तो उसका स्लीप पैटर्न बिगड़ेगा, उसको टाइमली नींद नहीं आएगी। हम लोग भी जब लेट नाइट तक फोन देखते हैं तो हमें नींद काफी लेट आती है, फिर हम काफी लेट उठेंगे, उसका नेक्स्ट डे का जो रूटीन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर खाना खाते फोन देंगे बच्चे को तो बच्चा ओवर ईटिंग करने लगेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसका टेस्ट, इसका स्मेल, वो सिर्फ फोन पे उसका ध्यान है और वो सिर्फ खाया जा रहा है। इससे बच्चे का डाइजेशन इशू भी हो सकते हैं, बच्चे वॉमिटिंग भी कर सकता है। तो ये चीज ठीक नहीं है कि बच्चे को खाते समय या सोते समय, खाना खाने से कुछ देर पहले स्क्रीन को स्टॉप करना चाहिए, और सोने से कुछ टाइम पहले भी बच्चे को स्क्रीन से स्टॉप करना चाहिए। तो हम देखते हैं आजकल के पेरेंट्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो अपने बच्चे को अक्सर डे केयर में डाल देते हैं, क्रेच वगैरह में डाल देते हैं। बच्चा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक क्रेच में है, डे केयर में, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा वहाँ पे बिल्कुल सही है या ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो घर आता है तो पेरेंट्स से वो घुल मिल नहीं पाता, या वो एक बॉन्ड नहीं बना पाते किसी के साथ।
बच्चा पूरा टाइम तो टच में रहा, डे केयर में रहा, उसका जो लालन पोषण पोषण जो था वो सारा टीचर्स ने आया नहीं किया। घर जाके वो नहीं समझ पाता कि ये मम्मा है, ये पापा है, इनसे मुझे कैसे कनेक्ट होना है, क्योंकि कनेक्शन वो बन ही नहीं पाया पूरा टाइम बच्चा जब बाहर रहा। तो क्या होता है कि जब या तो वहाँ पे बिहेवियर इश्यूज आएंगे कि बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे बच्चा हिट करेगा मम्मा को, या बाइट करेगा, या एग्रेशन दिखाएगा। ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है बच्चे का डे केयर में जाने का। जिससे हम देखते हैं बच्चे को डे केयर में डाल दिया जाता है, क्रेच में डाल दिया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है आगे चल के, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वो एक बॉन्ड नहीं बना पाता है, घुल मिल नहीं पाता है। हाँ, तो क्या होता है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो क्या होता है पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, उनको काम करना भी जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि एक तो पूरे दिन का उसका मॉनिटरिंग जो स्कूल में उसका या डे केयर में उसका हो रहा है, उसका वीडियो के जरिए या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उसका पूरा मॉनिटरिंग रखें कि बच्चा कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, बच्चे को वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, बच्चों बाकी बच्चों के साथ में उसका इंटरेक्शन कैसा है। जब भी टाइम मिले पेरेंट्स को उसको आउटिंग पे ले जाए, उसको पार्क ले जाए, मॉल ले जाए, थोड़ा उसके साथ में समय बिताए, वीकेंड पे समय बिताए उसके साथ में, ताकि बच्चा थोड़ा सा आपके साथ भी इंटरेक्ट हो, समझे कि मेरे मम्मी पापा हैं। अब तो ऑटिज्म के कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं। हाँ जी, ऑटिज्म की रेड फ्लैग्स जैसे कि आपने बच्चे को आवाज लगाई, बच्चा नहीं सुना, रिस्पॉन्स उसका नहीं है, आप कुछ बच्चे से बात करना चाहते हैं, वो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, तो नील रिस्पॉन्स, आई कांटेक्ट और सिटिंग, अगर बच्चा बैठ नहीं रहा है, टिक कर पूरे दिन भागी जा रहा है किसी चीज को लेके या ऐसे ही, तो ये इसका रेड फ्लैग होता है। और बच्चा सोशल इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बच्चों के साथ में, या कोई घर में कोई आया है उसके साथ में सोशल इंटरेक्ट नहीं हो रहा, बाहर आप लेके गए या स्कूल में बच्चों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी एक रेड फ्लैग है उसका। मैम लेकिन ऐसा देखा जाता है ना, कितनी बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बट वो नॉर्मल है क्योंकि इनके फादर ऐसे थे या मदर ऐसे थे, तो इस वजह से बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। नहीं, ऐसी चीजें आप बताइए। या जैसे हम देखते हैं कितनी बार कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अक्सर वो कितनी बार कहते हैं कि इसके पापा भी लेट बोलना सीखे थे या लेट चलना सीखे थे, तो इस वजह से शायद बच्चे के अंदर क्वालिटीज आ रही है। ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे इशू आते हैं हमारे पास लेके पेरेंट्स, लेकिन जब तक वो आते हैं उन ग्रैंड पेरेंट्स के कहने की वजह से, जब तक वो मेरे पास आते हैं तब तक बच्चा 4 साल का 5 साल का हो चुका होता है। क्या होता है कि जब तक स्कूल वाले कंप्लेंट नहीं करने लगते हैं कि बच्चा नहीं बैठ रहा है, बच्चा नहीं बोल रहा है, उसको दिखाओ डॉक्टर को, तब तक वो नहीं सोचते कि उसको दिखाना है। क्या होता है उस समय जब पापा थे उसके, उस समय आज से 30 साल पहले का जो इन्वायरमेंट था हमारा वो हेल्दी था, उस समय स्क्रीन टाइम नहीं था, उस समय मम्मियां भी वर्किंग नहीं थी, तो बच्चे को पूरा टाइम देते थे, सिखाते थे उनको। लेकिन अब इस समय पे क्या होता है कि मम्मी के पास भी टाइम नहीं होता है, वो भी वर्किंग है, तो बच्चे को नहीं सिखा पाती है। तो उस समय क्या होता है कि हम लोग उसको फोन टीवी स्क्रीन दे देते हैं, जिससे कि बच्चा नहीं सीख पाता है। तो उस समय के टाइम में और अब के टाइम में काफी फर्क है। जैसे अभी आपने बताया था क्लास बच्चे का जो है चलना बोलना, इंटरेक्ट ना करना, देर अपना नेम रिस्पॉन्स ना करना, कितनी बार ऐसा होता है कि एक डिसऑर्डर भी है कि बच्चा सुन भी नहीं पाता है, तो शायद क्या पता उस वजह से भी नेम रिस्पॉन्स नहीं करता। देखिए, 2 चीजें होती हैं कि या तो बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बच्चा हियरिंग लॉस है तो नहीं सुन रहा है, उसके लिए टेस्ट है, आप असेसमेंट कराइए, टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कहीं हियरिंग लॉस तो नहीं है। दूसरा है कि जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो इग्नोर करते हैं, अगर आप उनको आवाज लगाएंगे तो वो इग्नोर कर देंगे, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर आपने मोबाइल की आवाज आई, रिंग मोबाइल में जो रिंग हुई, तो उसे तुरंत रिस्पॉन्ड किया, अगर डोरबेल बजी तो उसे तुरंत रिस्पॉन्स किया, तब भी तो हियरिंग नॉर्मल है ना। और ऐसा देखा भी जाता है काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, सो कितनी बार वो बच्चे भी सिटिंग नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते, या उनका जो है वो एक जो माइंड है वो अपने ही उसमें रहता है। फिर वो बच्चे भी क्या ऑटिज्म वाले भी होते हैं। ऑटिज्म वाले उनको बोलते हैं, उनको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं या अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं। उनको नॉर्मली क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी जो अटेंशन बच्चे का कम होने लगता है, तो जब बच्चा स्क्रीन ज्यादा दिखेगा तो वहाँ पे अटेंशन लैक होने लगता है, तब भी बच्चे को हाइपर एक्टिविटी होती है। बच्चा बैड फूड हैबिट से भी अटेंशन डेफिसिट होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है कि बच्चा शुगर ज्यादा ले रहा है, बच्चा मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा ले रहा है, और कुछ जंक फूड्स खाने से भी बच्चे को ये हाइपर एक्टिविटी वाली दिक्कतें होती है। मैम जैसे हम देखते हैं काफी बार ऐसे भी आपके पास पेरेंट्स आते होंगे जिनके बच्चों की जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो ग्रो नहीं हो पा रहा, वो धीरे धीरे हो रहा है, तो ऐसे बच्चे भी आपके पास आते हैं। ऐसे बच्चे भी आते हैं, उनको डेवलपमेंटल डिलेड बच्चे बोलते हैं, लेकिन जब उनको प्रॉपर तरीके से, जब वो टाइमली आते हैं, प्रॉपर तरीके से उनके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट काम करते हैं, तो बच्चे भी धीरे धीरे करके अपना डेवलप उनका प्रॉपर वे में होने लगता है। लेकिन
थोड़ा टाइम लगता है उनको डेवलप होने में। सो मैम मतलब अभी तक आप किस तरीके से ट्रीट करते हो बच्चों को? कोई मैनुअल थेरेपी है या मेडिसिन वगैरह है या कोई एक्टिविटीज वगैरह है? इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसका मैनेजमेंट होता है कि एक जो मेडिसिन होती हैं तो वो सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, मैनेजमेंट, इसका सिर्फ मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग सेंसरी पहले जो बच्चा आता है तो उसका प्रॉपर में असेसमेंट करते हैं, उससे पता चलता है कि बच्चे को कोई सेंसरी इश्यूज तो नहीं है। अगर बच्चे को सेंसरी इश्यूज है तो प्रॉपर सेंसरी डाइट बनती है उसकी, सेंसरी इश्यूज पे काम होता है उसकी। फिर बच्चे को जो हमारे पास स्किल्स होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, उनके द्वारा बच्चे पे काम होता है, बच्चे की सिटिंग पे काम होता है, बच्चे का आई कॉन्टेक्ट पे काम होता है। हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि जिम बॉल हो गया, जो हमारे पास टनल होता है या जिम बॉल होता है, वेस्टिबल बॉल होता है या बोर्ड होता है, उन पे हम एक्टिविटी कराते हैं। प्लेफुल एक्टिविटीज के द्वारा बच्चे पे काम होता है ताकि बच्चा हमारे साथ रैपो भी बिल्ड करे और बच्चा उसको समझे भी। जैसे मैम देखा जाता है कितने बार पेरेंट्स कैसा कंसर्न करते हैं कि हम अपने बच्चे को पार्क वगैरह लेके जाते हैं या हम तो प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं बच्चे पर, बट फिर भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता है या एक्टिव नहीं है, तो उस टाइम पर आप क्या सजेस्ट करते हैं? पार्क लेके जाते हैं बच्चे को, लेकिन पार्क में वो एक्टिविटी क्या करा रहे हैं बच्चे को? वो पार्क में बच्चे को खुला छोड़ रहे हैं, बच्चा सिर्फ भाग रहा है वहां पे, लेकिन वो पार्क लेके जाने का कोई मीनिंग नहीं है उसका। अगर आप पार्क लेके गए हो बच्चे को, जब तक बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कराएंगे आप, तब तक कोई फायदा नहीं है उसका। बच्चे को अगर आप उसने स्लाइड पकड़ लिया तो वो स्लाइड चढ़ रहा है, स्लाइड कर रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन बच्चा बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है। वो तो सिर्फ अपना एक पैटर्न बना लिया है, वो चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। लेकिन बच्चे को अगर आपको पार्क ले जाने का कोई आउटफिट चाहिए तो आप एक फुटबॉल लेके जाओ, बच्चों को इकट्ठा करके उसके साथ में खिलाओ, तभी तो सोशल इंटरेक्ट बच्चा करेगा बच्चों के साथ में, तभी तो खेलेगा। मैम ऐसा देखा जाता है कितनी बार पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है बाहर भी लेके जा रहे हैं लेकिन हम घर में बच्चे को प्रॉपर सारे इंस्ट्रूमेंट लाके दे दिए हैं ताकि हमारा बच्चा मतलब सारे एक एक्टिव बच्चा बन के रहे। तो उस टाइम पे भी तो ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें घर में अवेलेबल करा दी जाए और पेरेंट्स सोचे कि हमने बच्चे को घर में रख लिया। इस तरीके से तो कल को आप स्कूल भी घर में खुलवा लो, पढ़ा लो घर में बच्चे को, सब चीजें घर में। लेकिन बच्चा जब तक बाहर के बच्चों के साथ नहीं मिलेगा, बाहर के इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा, चार लोगों को नहीं देखेगा, तब तक कैसे वो इंटरेक्ट करेगा? तो मैम आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देते हो, मतलब कि वो कैसे अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं? पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि अगर आपके बच्चे में कोई इश्यू इस तरीके के लग रहे हैं कि वो डेवलपमेंटल डिले है, आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा है, सिटिंग नहीं दे रहा है, नेम रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या ऑटिज्म के कोई और भी फीचर्स आपको लग रहे हैं, तो आप एज सुन एज पॉसिबल किसी भी थेरेपिस्ट, किसी भी थेरेपी सेंटर पे कंसल्ट कीजिए या अपने डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। एक चीज और मुझे पेरेंट्स के लिए बोलनी थी कि अगर पेरेंट्स किसी भी थेरेपी सेंटर पे थेरेपी लेते हैं तो कम से कम उस थेरेपी सेंटर को मिनिमम 6 मंथ्स दीजिए। क्या करते हैं पेरेंट्स, आज 1 महीना थेरेपी ली, 2 महीने थेरेपी ली, फिर सेंटर चेंज कर देते हैं। इस तरीके से आप सिर्फ भाग रहे हैं बच्चे को लेके, बच्चा एक प्रॉपर वे में थेरेपी नहीं ले पा रहे हैं। कम से कम जिस थेरेपी सेंटर पे आप थेरेपी ले रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, थेरेपिस्ट को थोड़ा कोऑपरेट कीजिए ताकि थेरेपिस्ट भी आपको कोऑपरेट कर सके, चीजों को अच्छी तरीके से समझा सके। आप जो थेरेपिस्ट करवा रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, घर पे काम कीजिए ताकि बच्चे में अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। क्या होता है कि हम बच्चा मेरे पास 45 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए थेरेपी के लिए आया, बाकी के 23 घंटे 23 आवर्स बच्चा पेरेंट्स के पास में होता है। अगर पेरेंट्स उसी चीज को फॉलो करके पेरेंट्स बच्चे के साथ में अच्छे तरीके से घर में काम कराएंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट सुपर अच्छे तरीके से होगा। आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इनफ रहेगा ताकि उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज से कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, और अगर ऐसी कोई समस्या है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। एक कंसल्टेशन बहुत जरूरी है अपने बच्चे के लिए थोड़ा। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन